हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्याजे थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट में प्याजे थ्योरी से 2 या 3 जो प्रश्न होते हैं वो ज़रूर आते हैं। तो आप सभी को प्याजे थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी, उसके साथ साथ इरिक्सन, थॉर्नडाइक्स, इन सारे थ्योरी को ध्यान में रखना है। तो आज हम प्याजे थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, उन सभी बातों को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि प्याजे की थ्योरी किस प्रकार का है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे की थ्योरी है। पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि वो स्विट्ज़रलैंड के थे और फ्रेंच भाषी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़, तीसरा कि उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है वो खेल के प्रक्रिया के माध्यम से है ना, वो स्वयं से सीखते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और बड़े की जो भूमिका होती है वो सिर्फ सामग्री प्रदान करने की होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्याजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक जो विकास के आधार पर जो 4 अवस्थाएं बताया गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास है इनका थ्योरी का नाम, उसी पर इन्होंने 4 अवस्थाएं को विभाजित किया है। इन 4 अवस्थाएं से जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी साल इसी 4 अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। पहला जो स्टेज है दोस्तों, उसको ध्यान में रखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसको कभी कभी पूछा जाता है कि इसके साल कितने होते हैं। तो 0 से 2 साल के अंदर जो जितने भी बालक होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका कितना साल है, तो 0 से 2 साल। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, 2 से 7 वर्ष के अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद जब थर्ड स्टेज की बात करेंगे हम, तो थर्ड स्टेज में बताते हैं कि 7 से 11 जो वर्ष होते हैं तो वो कॉन्क्रीट में आते हैं, मूर्त में आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है जब बच्चे 11-15 जो साल होते हैं उनसे ऊपर की साल की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहा जाता है। चलिए, अब पियाजे की संज्ञानात्मक जो संकल्पनाएं थी उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से पूछ दिया जाता है स्कीमा किससे संबंध रखता है, तो पियाजे ने अपने थ्योरी में स्कीमा को बताया था। हम आपको स्कीमा के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्य धारण, इन चारों चीज़ों का इन्होंने बढ़िया से अपने संज्ञानात्मक विकास के संकल्पनाएं में डिस्कस किया था। उसके बाद पियाजे के अनुसार बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सीखता है। जब वो बच्चा अपने वातावरण के अनुरूप चीज़ों को करता है और स्वयं के द्वारा सीखता है, इन्होंने यह बताया था। इसके बाद जो मेन चीज़ है उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्कीमा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करता है और व्याख्यायित करता है। जैसे स्कीमा किसको हम कहेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो कोई बच्चा सोचता है और उसके मस्तिष्क में जो है वो विशेष सूचना जो है संगठित होती है। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि बिल्ली सोचता है या कुत्ता सोचता है, किसी कोई भी चीज़ सोचता है, तो वो जो सूचना है उसमें संगठित होती है और उसके जो मस्तिष्क में उसी की व्याख्या चलती रहती है। तो वो स्कीमा हो गया। तो पहला साधारण स्कीमा होता है, दूसरा जटिल स्कीमा होता है। स्कीमा 2 प्रकार का होता है, साधारण तथा जटिल। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे साधारण स्कीमा मोटर कार हो गया या खिलौना के स्कीमा से समझा जा सकता है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष का निर्माण कैसे करना है, कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो जटिल स्कीमा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बुद्धि की बात करते हैं, इंटेलिजेंस। बालक द्वारा अपने आप को वातावरण के साथ जो समायोजन करना होता है वो अंतःक्रिया स्थापित करता है। जैसे बालक है वो अपने वातावरण के साथ समायोजित करता है तो वो बुद्धि कहलाती है।
तो इसमें इन्होंने यह बताया था। अब जब अनुकूलन की बात होती है, एडेप्टेशन की बात होती है, तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया की भी दो अवस्थाएं बताई है। जैसे अनुकूलन में क्या होता है कि पियाजे के अनुसार जो बच्चे वातावरण के साथ समायोजित करते हैं, उसमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है। उनका जन्म से ही ऐसा होता है कि वो वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न, वो आत्मसातकरण और समायोजन के द्वारा पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी देखते हैं। आत्मसातकरण में क्या होता है, जब इसके अंतर्गत जब बालक को कोई नवीन सूचना प्राप्त होता है तो वह उससे इस प्रकार पूर्वानुभवों के साथ उसको जोड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको कोई नई चीज़ का ज्ञान हुआ, किसी चीज़ का नए का ज्ञान हुआ, तो वो पुराने चीज़ों से उसको जोड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है। तो पूर्व के चीज़ों को जो सीखा समझा रहता है, पूर्व के चीज़ों के द्वारा ही वो नए चीज़ों को ग्रहण करने की सोचता है। तो ये हो गया आत्मसातकरण। और एकोमोडेशन, सामंजस्य की प्रक्रिया किसको बोलेंगे, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी नई वस्तु को अपने ज्ञान भंडार में लाने के लिए उस वस्तु के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता है। जैसे सामंजस्य वह चीज़ होता है कि अगर कोई वस्तु हमको नए रूप में प्राप्त करना है तो उसको उसी तरीके से हम उसको जोड़ेंगे। आत्मसातकरण में क्या था कि जब हम नई वस्तु को प्राप्त करते हैं तो उसको पुराने वस्तु से मिलाते हैं कि ये पुराने वस्तु की तरह है या नहीं है। लेकिन सामंजस्य में हम उसी अनुरूप है उस चीज़ को अपने अंदर, अपने ज्ञान के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये सामंजस्य हो गया। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम संरक्षण की बात करेंगे। तो पियाजे के अनुसार जो संरक्षण था तो वही आत्मकेंद्रित ढंग से जो सोचता है, तो ये संरक्षण हो गया। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। जब बच्चे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, ईगोसेंट्रिक ढंग से सीखता है, तब वह कुछ उम्र बीत जाने पर, तब वह 23-24 महीने का हो जाता है, तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। ईगोसेंट्रिक का मतलब यह होता है कि स्वयं के बारे में सोचना, ईगोसेंट्रिक होना, आत्मकेंद्रित होना। तो उस ढंग से जब सोचता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। चलिए अब हम स्टेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम और ब्रीफ से सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे पियाजे थ्योरी के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेज यही है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष तक के अवस्था को माना जाता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वह 7 से 11 वर्ष का होता है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब 11 वर्ष हो जाते हैं तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज माना जाता है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब हम अगले क्लास में सभी जो स्टेज होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, 0 से 2 वर्ष जो होती है उसमें बच्चा क्या क्या करता है, 2 से 7 में क्या क्या करता है, उसकी लक्षण किस प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से। और एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज का कितना से 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, और कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। स्कीमा क्या होता है, जब किसी चीज़ को मानसिक मन में कोई चीज़ बैठाते हैं तो वो स्कीमा होता है। वो साधारण भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है। ठीक है, किसी जटिल चीज़ का अगर निर्माण करने के लिए सोचते हैं तो जटिल हो गया, साधारण चीज़ों का अगर निर्माण करने के लिए सोचते हैं वो तो साधारण प्रक्रिया से हो गया। सामंजस्य की बात करते हैं तो सामंजस्य में हम उस चीज़ को उसी अनुरूप अपने अंदर, अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करवाते हैं, तो वो साधारण हो गया, जैसे सामंजस्य हो गया। साम्य। उसके बाद आत्मसातकरण क्या होता है, तो आत्मसातकरण में उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, पुराने चीज़ों से मिलाकर देखते हैं
कि हमने जो सीखा समझा है वो उसके अनुरूप है या नहीं। तो इन सारे चीज़ों में आपको अंतर देखना पड़ेगा। अब अगले क्लास में हम इसकी सारी विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो आप अपने सारे दोस्तों में यह शेयर कर देंगे, ताकि यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 प्रश्न इससे अवश्य आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।